नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम कैसा हो बजट में। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय और मैं हूं अजय कौल। आज हम चर्चा करेंगे बैंकिंग सेक्टर और टैक्सेशन की। सरकार की नीतियों को जमीन पर उतारने के लिए बैंकों की अहम भूमिका होती है, लेकिन कोरोना काल में बैंकों की हालत किसी से छुपी नहीं है। बैंकों का एनपीए लगातार बढ़ रहा है। कई बैंकों की हालत इतनी खराब हो गई है कि रिजर्व बैंक को उन पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। सरकार की दूसरी चुनौती राजस्व बढ़ाने की भी है और लोगों को राहत देने की भी। इन दोनों के बीच बजट में कैसा सामंजस्य होगा, ये देखना होगा। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था की जान है। सरकार की कई नीतियों को आगे बढ़ाने में बैंकों की अहम भूमिका होती है। लगातार एनपीए का बोझ झेल रहे बैंकों को भी सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। इस बार आम बजट से क्या बैंकिंग सेक्टर मजबूत होगा या फिर उसे अपने आप ही हालात से जूझना होगा, करेंगे इस विश्लेषण। लेकिन इस पे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारना केंद्र सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आम बजट में सबसे ज्यादा फोकस इसी पर होगा। मंदी से उबारने के लिए मौद्रिक नीति और बैंकों की अहम भूमिका होती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या बैंकिंग सेक्टर अपनी जिम्मेदारी निभा पाने की हालत में है या फिर वो अपने बोझ से दबे रहेंगे। कोरोना महामारी के बीच भारतीय बैंकिंग सेक्टर के लिए भी 2020 कठिन साल रहा। रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों का सकल एनपीए इस साल सितंबर तक 13.7% तक पहुंच सकता है। हालात और खराब हुए तो एनपीए अनुपात 14.8% तक जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल एनपीए अनुपात सितंबर 2020 में 9.7 था, जो सितंबर 2021 में 16.2% पर पहुंच सकता है। वहीं निजी क्षेत्र का सकल एनपीए अनुपात 7.9 और विदेशी बैंकों का एनपीए अनुपात 5.4% हो सकता है। बैंकों की हालत कैसी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई बैंकों की वित्तीय हालत खराब होने पर आरबीआई को कड़े कदम उठाने पड़े। जून 2020 में आरबीआई ने पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक पर 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया। सितंबर 2020 में एचडीएफसी बैंक पर कुछ पाबंदियां लगी। सभी डिजिटल सर्विसेज रोकी। एचडीएफसी बैंक देश में निजी सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। इसी साल ही येस बैंक पर भी पाबंदी लगाई गई थी। हालांकि बाद में येस बैंक से प्रतिबंध हटा लिए गए थे। 23 सितंबर 2019 को पीएमसी बैंक पर 6 महीने की पाबंदी लगा दी गई थी। एनपीए से जूझ रहे बैंकों को राहत देने के लिए बैड बैंक सिस्टम में मौजूदा फंसी संपत्तियों को वापस लाने के लिए एग्रीगेटर का काम करता है। हालांकि बैड बैंक को लेकर सरकार के ही एक हिस्से का मानना है कि बिना आरबीआई की इजाजत के ये मुमकिन नहीं हो सकेगा। बजट 2021 की बात करें तो माना जा रहा है कि इस बार के बजट में सरकार कुछ सरकारी बैंकों के निजीकरण की तैयारी है। सरकार का बैंकों की ओर से ज्यादा कर्ज देने पर जोर रह सकता है। बैंकों में सरकारी हिस्से को होल्डिंग कंपनी के तहत लाया जा सकता है। रीजनल रूरल बैंकों के लिए भी होल्डिंग कंपनी बनाने का विचार हो सकता है। बहरहाल बजट आने में कुछ दिन और हैं। देखना होगा कि भविष्य में बैंक सरकार के साथी बनते हैं या फिर बोझ। बैंकों को राहत मिलती है या फिर बैंकों को खुद ही संभलना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के बाद आंकड़े के जरिए भी एक तस्वीर खींचने की कोशिश करते हैं। आंकड़ों के जरिए क्या कहता है ये सेक्टर, जानने के लिए सीधे रुक करते हैं हमारी सहयोगी नेहा दुबे का। शुक्रिया घनश्याम। दरअसल यहाँ पर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करेंगे और बैंकिंग के जरिए ही इस सेक्टर के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर जो आंकड़े निकल के सामने आए थे वो किस तरह के थे। पिछली बार आम बजट में बैंकिंग सेक्टर को कितनी राहत दी गई थी और कितनी नहीं दी गई थी। तो बैंकों का एनपीए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है और ऐसे में 2016 से 17 में एनपीए 7.91 लाख करोड़ का था। ये 2016 से 17 का आंकड़ा है और वहीं 2017 से 18 में ये बढ़कर 10.4 लाख करोड़ का हो गया और 2016 से 17 और 17 से 18 का ये आंकड़ा हमने आपको बताया। लेकिन 2018 से 19 की अगर हम बात करें, ये घटकर 9.36 लाख करोड़ का हुआ और सितंबर 2019 में 7.5 लाख करोड़ तक का ये घट गया, यानी कि इतना ये आंकड़ा निकलकर सामने आया। इसी के साथ सितंबर 2020 में
किस तरह का आंकड़ा रहा वो आप देखिए जरा। 9.7 लाख करोड़ का एनपीए सामने आया, यानी कि एनपीए 9.7 लाख करोड़ का हो गया। वहीं बजट 2020 में बैंकिंग सेक्टर को क्या कुछ मिला था ये दरअसल आपको बताती हैं। बैंकों में जमा रकम का बीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया था। ये बहुत बड़ी राहत कहीं ना कहीं लोगों को कही जा सकती है कि सरकार की तरफ से दी गई थी। इस खर्च का बोझ पूरी तरह से बैंकिंग सेक्टर को ही उठाना होगा, ये भी कहा था, यानी कि बैंकिंग सेक्टर पर एक बड़ा बोझ यहां पर आता हुआ दिखाई दिया। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाता है तो उसके लिए अब 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए उस बैंक को उस व्यक्ति को देना होगा जिसका खाता था। वहीं विपरीत हालात में बैंकों का मुनाफा, इसका भी हम जिक्र करेंगे क्योंकि 2020 की तीसरी तिमाही में यस बैंक को 150.71 करोड़ का लाभ हुआ था। वहीं इसके बाद इससे पहले बैंक को 18,654 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड घाटा हुआ था। यानी कि आप ये देखिए कि कितना घाटा, कितना फायदा, कितना नफा, कितना नुकसान कहां कहां पर हुआ। वहीं केनरा बैंक को विपरीत हालात में बैंकों का मुनाफा कहां हुआ? दरअसल केनरा बैंक को तीसरी तिमाही में 739 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ, यानी कि 739 एक बड़ा आंकड़ा ये लाभ हुआ। पिछले वर्ष इसी तिमाही में बैंक का शुद्ध लाभ 406.43 करोड़ रुपए का हुआ था। तो यहां पर ये लाभ कहीं ना कहीं बैंकों को हुआ। एचडीएफसी बैंक का तीसरी तिमाही में शुद्ध लाभ बढ़कर 8,760 करोड़ रुपए का हुआ, तो वहीं कुल आय बढ़कर 37,522 करोड़ रुपए पर पहुंच गई, यानी कि आय भी बढ़ी, मुनाफा भी यहां पर बैंकों का बढ़ा। इंडियन बैंक की अगर हम बात करें तो मुनाफे में वहां पर भी बढ़ोतरी हुई क्योंकि तमाम बैंकों में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो रही थी, तो यहां पर इंडियन बैंक में भी बढ़ोतरी यहां पर देखी गई। दिसंबर 2020 में तीसरी तिमाही में 514 करोड़ रुपए इसका कहीं ना कहीं मुनाफा रहा, तो ये जाहिर तौर पे ये भी एक बड़ा आंकड़ा यहां पर है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की बात करें, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, पीएनबी में इनका विलय हुआ और ऐसे में सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय हो गया। जो मर्जीकरण की बात सामने आई थी कि मर्ज कर दिया जाएगा बैंकों को, तो जाहिर तौर पर ये यहाँ पर विलय हुआ और ये हुआ 2020 में। 2020 में बैंकों का विलय हुआ। दरअसल बैंक ऑफ आंध्रा बैंक की बात करें या फिर कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो दोनों का विलय हुआ, यानी कि आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय हुआ। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हुआ था, तो ये विलय यहाँ पर हुआ 2016 में। दरअसल इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी की कोड की बात करें तो 2016 में इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी कोड कानून पारित हुआ था और ऐसे में बैंकिंग व्यवस्था में ढांचागत सुधार के लिए उठाया था ये कदम, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। वहीं आपको बता दें कि 2018 में बैंकों ने करीब 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की। वहीं सफलता को देखते हुए 2017 में और प्रावधान इसके अंदर जोड़े गए थे। साथ ही आपको बता दें कि कोरोना महामारी में सरकार ने लोन अदायगी पर मॉरेटोरियम घोषित किया और इसी के साथ आईबीसी के तहत इंसॉल्वेंसी कार्यवाही को रोक दिया गया। आपको बता दें कि ये तमाम कदम पिछली बार उठाए गए थे बैंकिंग सेक्टर को लेकर। इसमें से ये भी कहा जा सकता है कि जो विलय का एक फैसला था वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। इसी के साथ आप देखने वाली बात होगी कि बैंकिंग सेक्टर को लेकर इस बजट में क्या कुछ निकल के सामने आता है और किस तरह से सरकार इसको महत्वता देती है। ओवर टू यू घनश्याम। शुक्रिया नेहा तमाम जानकारी के लिए। तो जानकारियों के बाद असल में अब समय है विश्लेषण का, और विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं, हमारे साथ अश्विनी राणा जुड़ रहे हैं, बैंकिंग एक्सपर्ट हैं, मधुकर गुप्ता एक्स-आईएएस, देवदत्त गुप्ता भी हमारे साथ हैं और एक्स-आईएएस हैं, राकेश माहेश्वरी हमारे साथ हैं, सीईओ पुलिस पब्लिक एनजीओ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अश्विनी जी, शुरुआत आपसे ही। देश को आत्मनिर्भर बनाने वाले बजट में इस सेक्टर को कितनी उम्मीदें हैं, इस सेक्टर पे कितना फोकस रहने वाला है सर? देखिए, सरकार की जो एक मंशा है या जो इच्छा शक्ति है आत्मनिर्भर भारत के लिए, इसके लिए बैंकिंग एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है, बहुत बड़ा रोल होने वाला। तो बैंकों का योगदान उसमें बहुत रहने वाला है, लेकिन हमारा ये कहना है कि भाई
बैंकिंग में आत्मनिर्भर बनाने के लिए यूनिफॉर्म कोई स्कीम ना लाई जाए। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कौन कितना परफॉर्म करता है, कौन कितना रिजल्ट देता है, उस प्रकार से अगर कुछ किया जाएगा तो मुझे लगता है कि जो नहीं कर रहा उसको भी मिल रहा है और जो कर रहा है परफॉर्म उसको भी मिल रहा है। तो परफॉर्म जो करेगा उसको कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव के रूप में कंट्रीब्यूशन यानी उसको कुछ सपोर्ट जो है बैंकिंग की तरफ से मिलनी चाहिए। तो बहुत बड़ा योगदान चाहे वोकल फॉर लोकल हो या आत्मनिर्भर भारत हो, उसके लिए बैंकिंग का रहने वाला है। बैंकिंग का पहले से ही आर्थिक वृद्धि के लिए, देश की प्रगति के लिए बैंकों का रोल रहा है। लेकिन कई बार लगता है कि भाई कुछ इस प्रकार से कॉर्पोरेट है, बिजनेसमैन है जो बैंक से लोन तो लेते हैं, यानी उनको उसके कारण लाभ तो मिलता है, लेकिन जब पैसा वापस करने की बात आती है तो वो पैसे को इधर उधर साइफन कर देते हैं। तो उसके कारण से बैंकों के ऊपर एक स्ट्रेस आता है। बैंकों के पास अगर रिकवरी नहीं होती तो बैंक आगे दूसरे लोगों को फाइनेंस नहीं कर पाते। तो इसलिए ऐसे सभी लोगों को उसका बैक रिकॉर्ड देखते हुए या उसकी सारी चीजें देखते हुए जबरदस्ती किसी को टारगेट पूरा करने के लिए हाँ भाई आत्मनिर्भर भारत में हमने इतना फाइनेंस करना है, वो ना करके रिजल्ट ओरिएंटेड और उसका पूरा स्कैनिंग होने के बाद ही उस इंडस्ट्री को जो है। ठीक है सर, तो रिजल्ट ओरिएंटेड चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। राकेश जी, असल में जब हम बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं, बैंकों की बात करते हैं, तो एनपीए एक सबसे बड़ा मुद्दा दिखाई देता है। सर, भारी एनपीए से बचने के लिए वो कौन से तरीके हों जिनका बजट पे इस वक्त ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, बैंकिंग सेक्टर रीढ़ की हड्डी है किसी भी कंट्री के लिए। इकोनॉमी बैंकिंग के द्वारा चलती है और इसमें जो बैंक हैं जब लोन देते हैं, पैसा देते हैं, लौट के नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं जो बैंकर्स हैं या और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए और उनको हेल्ड रेस्पॉन्सिबल करना चाहिए कि भाई ये पैसा आपने बांटा या दिया तो क्या क्या देखा, और वो नहीं देख पाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है बाद में रिकवरी के टाइम पर। कुछ जगह जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है, मगर बहुत सारी जगह हमने देखा है कि लोग जो है लोन देके टिकट ग्रांटेड ले लेते हैं कि भाई ठीक है आराम से कर लेंगे, रीस्ट्रक्चरिंग करवा लेंगे, ये करवा लेंगे, मगर जो अकाउंटेबल जरूर होने चाहिए। जो बैंकिंग मैनेजमेंट है, बैंकिंग ऑफिसर्स हैं, जो द पर्सन हु इज डिस्ट्रीब्यूटिंग द लोन एंड सैंक्शनिंग द लोन। सो मेरा कहना यह है कि भाई एनपीए नहीं होने चाहिए। देखिए, पब्लिक का पैसा है, डिपॉजिटर्स का पैसा होता है, और अगर उनका पैसा अगर रिस्क पे बांटा जाएगा और एनपीए होंगे तो कौन फिर बैंकों में आके पैसा जमा करेगा? पहले भी हम लोगों ने आपके चैनल पे ये बात उठाई थी कि भाई डिपॉजिटर्स का पैसा 100% सिक्योर्ड होना चाहिए। पहले 1 लाख रुपए था, अब प्रेजेंट गवर्नमेंट ने 2020 के बजट में इसको 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख की लिमिट कर दी है। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं, मगर ये पैसा हम लोगों का 100% सिक्योर्ड होना चाहिए। चाहे इसको स्टेज वाइज करें कि धीरे धीरे करके पहले पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इसको 100% सिक्योर्ड करें और उसके बाद और बैंकों में सिक्योर्ड करें। देखिए, पीएमसी बैंक का प्रॉब्लम आई, वहाँ पर कोई राहत नहीं मिल रही है लोगों को। यस बैंक में प्रॉब्लम आई है, अभी लक्ष्मी विलास बैंक में प्रॉब्लम आई है, तो लोगों का कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। लोगों तो को डिपॉजिट, इस गिरते हुए कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जाए, ये एक बड़ी चुनौती है। लेकिन देवदत्त जी, क्या मान रहे हैं इस बार बजट में सर, देश के साथ, सरकार के साथ बैंक अब साथी बनेंगे, हमसफर बनेंगे, या फिर बैंक अभी भी एक बोझ की तरह रहेंगे? देखिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए बैंक की एक बहुत अहम भूमिका है। यदि हमें इंडस्ट्री का ग्रोथ करना है, एमएसएमई का ग्रोथ करना है, डिफरेंट हमारे सेक्टर्स में उनकी ग्रोथ करनी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर में लाना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि बैंक के द्वारा एक अपना अहम रोल अदा किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि अभी तक जो सिस्टम्स बने हुए हैं उन सिस्टम्स में कुछ परिवर्तनों की आवश्यकता है। जैसे ओडीज होते हैं, ओडीज में इतना कॉम्प्लिकेशंस बैंक में किया गया है कि कोई भी व्यक्ति ओडी कराने के लिए वो उतने सिस्टम में
काफ़ी समय उसका लग जाता है। तो यदि वो बिजनेस में देखे या ओडी के लिए अपना सिस्टम में वो लगाता रहे, ये थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। कोरोना काल में स्पेशली जो ईएमआई का मॉरेटोरियम दिया गया, उससे कोई लाभ मॉरेटोरियम से जनता को नहीं मिला है, क्योंकि इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा, बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और उसको मूलधन में लगा दिया गया। बट जो मॉरेटोरियम हुआ था देवदत्त जी, उसमें तो इंटरेस्ट लगा था, ओनली इट वाज डेफर्ड, बट जो उस डेफरमेंट पे भी इंटरेस्ट लगा था, तो उसमें कोई फायदा तो हुआ नहीं। कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि वो मूलधन में लग गया और उसका टाइम और एक्सटेंड हो गया। तो इसलिए इस प्रकार की कोई सिस्टम हमें डेवलप करना पड़ेगा, ताकि बैंक को भी अपना जो बट सबसे जरूरी है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, पहले बात हुई कि पीएमसी बैंक की या लक्ष्मी बैंक की वो थी। अभी जो बैंकिंग सेंटिमेंट, जो बैंकिंग पे जो भरोसा था बैंक्स पे लोगों का उठ गया है। अब या तो कैश रखे या तो बैंक में, अब जैसे इवन सेविंग्स आर नॉट मतलब लिक्रेटिव अगर माने जाए तो एफडी में देखिए कितना रेट इंटरेस्ट इतना कम हो गया है। तो क्या बजट में ये सब प्रोविजन नहीं करने चाहिए कि बैंकिंग सेक्टर में विश्वास को बढ़ाया जाए? क्या करना चाहिए उसके लिए? उसके लिए अभी जो इनकम टैक्स के पिछले गत वर्ष में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो ऑप्शंस दिए लोगों को कि यदि आप सेविंग करेंगे तो आप ऑप्शन ए में जाइए, सेविंग नहीं करते तो ऑप्शन बी में जाइए। हमारे देश में प्राचीन काल से ही हम लोग सेविंग ओरिएंटेड लोग रहे हैं। अगर आपकी सेविंग कम हो जाएंगी, बैंक के डिपॉजिट्स कम हो जाएंगे, तो फिर लैंडिंग कैसे होगी? तो इसलिए सीडी रेशो को भी हमें बरकरार रखने की आवश्यकता है। मधुकर जी, आप देख रहे हैं कि जो सेंटिमेंट जो बात हो रही है, हम लिक्विडिटीनेस जो होती है बैंकिंग में सेविंग करने की, जैसे नोटबंदी के बाद तो ज़्यादा हुआ था, एम्फेसिस हुआ था कि सेविंग बैंक में की जाए, अकाउंट खोले जाए, बट वो लिक्विडिटी एक ऑप्शन नहीं लग रहा। अभी उसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए सरकार को, मधुकर जी? देखिए, 3 अहम बातें होती हैं किसी भी सेक्टर में। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर, बैंक्स का स्ट्रक्चर क्या है, उसके साथ साथ उनका कल्चर क्या है, तीसरा है वर्क एथिक। अब स्ट्रक्चर आपने बदल दिया। स्टेट बैंक का जिक्र करें, 13 स्टेट बैंक की ब्रांचेस कह लीजिए, 13 विविध एसबीआई के रूप थे। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला ले लीजिए, एसबीबीजे ले लीजिए। अब विलय करने के बाद हम अचीव क्या करना चाह रहे हैं? मतलब आज स्थिति ये है कि मैं अपने बैंक में कॉल करता हूं तो वो बताने की स्थिति में नहीं है। बैंकिंग बहुत पर्सनलाइज्ड तरह की सर्विसेज हैं। हम विलय क्यों कर रहे हैं? स्ट्रक्चर क्यों बदल रहे हैं? जो छोटे बैंक थे, देवर मोर एफिशिएंट, देवर मोर मोबाइल, देवर क्विक टू गेट बैक टू यू। अब क्यों हम विलय कर रहे हैं? ये बहुत अहम बात है। और सरकार का कॉन्सेप्ट है कि उसको बड़े स्ट्रक्चर्स क्रिएट क्यों, वाई क्यों, हम उससे क्या अचीव करना चाहते हैं? मतलब देखिए, सरकार में कौन है, कौन इस पे माइंड अप्लाई कर रहा है, किसने ड्यू डिलिजेंस किया है? ये बहुत गंभीर बात है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। अच्छा, फिर 13 बैंक्स थे तो 13 लीडर्स थे, 13 एमडीज थे। आज एक लीडर है। अब उसमें एक बैंक नहीं फेल होगा, मतलब एक बैंक के फेल होने की पॉसिबिलिटी। सरकार को ये लगता है कि इसे ज्यादा इजीली कंट्रोल कर सकते हैं या रेगुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 13 बैंक जो अलग अलग हैं, उसमें डिफॉल्ट होने की एक बैंक डूबेगा, 13 नहीं डूबेंगे। इसमें एक बड़ा बैंक डूबेगा तो 13 के 13 डूब जाएंगे। देखिए, ये रिस्क, बहुत रिस्की प्रोपोजिशन है। तो जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हम बैंकिंग के ढांचे में कर रहे हैं, उसको बहुत गहन तरीके से स्टडी करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं जो भी चेंजेस किए गए हैं, उस पर जितना ड्यू डिलिजेंस किया जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। वो आगे चल के होना चाहिए। मैं कल्चर पे आ रहा हूँ। 70 साल में जब प्राइवेट बैंक्स नहीं थे, जब बैंकिंग सेक्टर इतना कॉम्पिटिटिव नहीं था, आज भी आप बैंक में जाइए, कल्चर में क्या बदलाव आया है। आज भी वो सोचते हैं कि अगर हम लोन दे रहे हैं, बहुत एहसान कर रहे हैं। आप देखिए, कोई गरीब आदमी जब लोन के लिए जाता है बैंक में, किस तरह का बर्ताव होता है। बट मैं तो सोचता हूँ कि जो प्राइवेट बैंक्स आए, उससे कॉम्पिटिटिवनेस जो गवर्नमेंट बैंक्स में कल्चर बदल गया और आई थिंक प्रोफेशनलिज्म आ गया। आप नहीं मानते हैं? प्राइवेट बैंक्स जो हैं, गरीब आदमी को डील करते हैं क्या? कितने 10,000 से मैं कह रहा हूँ उसका इफेक्ट हुआ है गवर्नमेंट बैंक हुआ है, पर जो मध्यम वर्ग के लोग हैं या हाई नेट इंडिविजुअल्स हैं, उनके लिए हुआ है, गरीब आदमी के लिए नहीं हुआ है। जो शेड्यूल बैंक थे, वो गरीब आदमी के लिए थे। उनके कल्चर में बदलाव लाने की आवश्यकता है। और मैं कई बार बैंकिंग के जो अधिकारी हैं, उनको बोलता हूं कि भैया, वो
रिजीम पुराना था, आप छोड़ दीजिए। अब आप एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हैं, यू हैव टू कम्पीट फॉर फंड्स, हाँ वो कर रहे हैं। यू हैव टू कम्पीट फॉर लोन्स। तो जिस लेवल तक ये सेंसिटिविटी होनी चाहिए वो नहीं है। अच्छा, तीसरी बात मैं करूंगा वर्क एथिक की, और उसमें अकाउंटेबिलिटी जी। हम ये एनपीएस क्यों हो गए, करोड़ों लाखों करोड़ों के एनपीएस कैसे एक दिन में हो गए? उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? जिन लोगों ने एनपीएस क्रिएट किए, व्हाई वी हैव नॉट हेल्ड देम अकाउंटेबल? और नहीं, वो तो आरबीआई का फेलियर है ना। दे हैव टू रेगुलेट, दे हैव टू नहीं, मॉनिटर regulation हाउ नहीं, देखिए, बैंक्स आर ऑपरेटिंग। उन्होंने लोन क्यों दिए? ड्यू डिलिजेंस के बिना लोन कैसे दे दिए? जो विभिन्न बैंक्स, यस बैंक को जहां अलार्मिंग सिग्नल, कोई बीमारी एकदम से नहीं आती है, उसके सिग्नल आते हैं। यस बैंक में सिग्नल आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इमीडिएटली कार्रवाई की, वो जो क्रैश होना था यस बैंक को, बच गया। नहीं, वो तो इसलिए किया था कि क्योंकि पीएनबी स्कैम हो चुका था। पीएनबी के बाद ये अलर्ट हो गया। तब जब पीएनबी का स्कैम हुआ, आरबीआई सोता रहा। आरबीआई का ओवरसाइट जो मैकेनिज्म था, आई थिंक दे डिड नॉट वर्क प्रॉपर्ली। नहीं, केवल आरबीआई किक्स इन लेटर ऑन। जो बैंक के अपने इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो बहुत रिजिड, बहुत रॉबस्ट होते हैं। बैंक के अपने अधिकारियों को पहले पता लगता है कि बैंक में क्या हो रहा है। बट अधिकारी बैंक के अंदर अधिकारी, सीनियर अधिकारी जब इन्वॉल्व थे उसमें, पीएनबी जो लोन्स की स्कैम हुआ था, तो उसमें क्या करूं? उसमें तो आरबीआई का इंटरवेंशन जरूरी है। किसी को जाने देंगे स्कॉट फ्री तो दोबारा ये सब होगा। तो वही में क्या, वहाँ पे ओवरसाइट आती है ना। आरबीआई का क्या रोल है? हाउ डिड आरबीआई? दोनों का रोल है। बैंक की जो इंटरनल ओवरसाइट है उसका भी रोल है, और आरबीआई का तो है ही। ठीक है, तो दोनों को ही अपनी भूमिकाओं पे ध्यान रखना चाहिए। ब्रेक पे जाना होगा, लेकिन ब्रेक पे जाने से एक छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहता हूं अश्वनी जी। क्या अब वो समय आ गया है जब बैड बैंक की भूमिका भी तय होनी चाहिए, उसकी तस्वीर भी साफ हो जानी चाहिए? संक्षेप में बताइएगा सर, मुझे ब्रेक पे जाना है। देखिए, बैड बैंक का कंसेप्ट जो लाया जा रहा है वो तब तक सफल नहीं हो सकता कि जब तक आप गारंटी ना करें कि उसके बाद जो बैंकों में फर्दर एनपीए नहीं होता। जी। यानी आप एक बार अपनी बैलेंस शीट को क्लियर कर देंगे और बैड बैंक में उसको डाल देंगे, तो फर्दर एनपीए अगर क्रिएट फिर हो जाएगा, अच्छा, तो उस बैड बैंक का कोई यूज नहीं है। तो पहले एनपीए क्यों होता है? एनपीए बहुत सारे पैनलिस्ट ने कहा कि बैंकों की भूमिका होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि बैंक तो ऑलरेडी बैंकर्स टेस्ट में है, लेकिन जो लोन देने वाले हैं अगर वही उस मानसिकता से आएंगे कि वो फर्जी सीए की बैलेंस शीट लेकर आएंगे, फर्जी पेपर लेकर आएंगे, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए। सिर्फ आप बैंकों को या बैंकर्स को हम करके कि बैंकर की अकाउंटेबिलिटी नेचुरली फिक्स होनी चाहिए। कोई भी बैंकर के पास ठीक है सर, तो आप कह रहे हैं सिर्फ बैंकर्स पर हम जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। आप रहिएगा हमारे साथ, सभी खास सामान भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे टैक्सेशन की। देखते रहिए एपीएन। तो कैसा हो उम्मीदों का बजट, और उम्मीदें कौन कौन से सेक्टर्स को हैं, क्या कुछ उम्मीदें लगाए बैठा है आम आदमी, ये समझने की कोशिश है। ब्रेक से पहले हमने बात की बैंकिंग सेक्टर की, और बारी है टैक्सेशन की। तो बजट में सिर्फ सरकार की आय और खर्च का ब्यौरा ही नहीं होता, इसके जरिए सरकार टैक्स के ढांचे में भी बदलाव करती है। इसलिए बजट पेश होते समय टैक्स से जुड़ी घोषणाओं पर लोगों का खास ध्यान रहता है। क्या होता है प्रत्यक्ष कर और क्या होता है अप्रत्यक्ष कर, कितनी हुई सरकार को जीएसटी से आमदनी, और क्या है बजट 2021 से उम्मीदें, इस रिपोर्ट में आप देखिए। कोरोना महामारी के दौर में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ज्यादा से ज्यादा फंड जुटाना है और लोगों को राहत भी देना है। सरकार की कमाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से होती है। लोगों की आय पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। इनमें टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स शामिल है। अप्रत्यक्ष टैक्स वो होता है जो बैंक अकाउंट, बाजार से शॉपिंग, रेस्टोरेंट में खाना पीना, ट्रेन, बस, फ्लाइट की टिकट और दूसरी चीजों पर चुकाना होता है। इसे ही अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। इसमें जीएसटी शामिल है। कोरोना महामारी में जीएसटी कलेक्शन काफी प्रभावित हुआ, हालांकि साल के अंत तक हालात सुधरते गए। दिसंबर 2020 में जीएसटी कलेक्शन 1,15,174 करोड़ रुपए रहा। ये अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन रहा। नवंबर में जीएसटी कलेक्शन 1.04 लाख करोड़ रहा। अक्टूबर में ये 1.05 लाख करोड़ रुपए रहा था। अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन सिर्फ 32,172 करोड़ रुपए रहा था। मई में ये 62,151 करोड़ रुपए, जून में 90,917 करोड़ रुपए रहा।
जीएसटी कलेक्शन से ये भी संकेत मिल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है, लेकिन कोरोना के बाद सरकार की जिम्मेदारी भी बढ़ी है, इसलिए कुछ और टैक्स लगने की भी आशंका जताई जा रही है। माना जा रहा है कि सरकार इस बार कोविड-19 महामारी से निपटने में अतिरिक्त खर्च की भरपाई के लिए कोविड-19 सेस लगा सकती है। वैसे इस साल आम बजट से बहुत उम्मीदें हैं। लोग इनकम टैक्स में राहत से लेकर कॉर्पोरेट टैक्स में छूट, पुरानी ऑटो पॉलिसी के अलावा डिविडेंड पर टैक्स छूट की उम्मीदें लगाए बैठे हैं। मसलन सेक्शन 80C, 80U के तहत निवेश पर छूट 1.5 लाख से 2.5 लाख हो। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत कैपिटल गेन्स को प्रोविजन में छूट मिले। एनपीएस से निकासी करने पर पूरी राशि को टैक्स फ्री किया जाए। किसी दूसरे देश में टैक्स डिडक्शन को टैक्स पेयर की इनकम समझा जाए। बजट से मल्टीनेशनल कंपनियों को कॉर्पोरेट टैक्स में राहत की उम्मीद है। कोरोना महामारी से रेवेन्यू और इनकम हुई है प्रभावित। बजट में पब्लिक सेक्टर के बैंकों को मर्ज करने का ऐलान हो सकता है। पहले 27 सरकारी बैंक थे, जिसे कम करके 12 कर दिया गया। उम्मीद है कि 12 बैंकों को मर्ज करके सिर्फ 4 बैंक ही रह सकते हैं। आम बजट में भी जीएसटी में कटौती और कम ब्याज पर लोन की उम्मीद भी लोग लगाए बैठे हैं। जाहिर है उम्मीदें तो बहुत हैं और सरकार भी टैक्सेशन में सुधार के कई संकेत दे चुकी है, लेकिन देखना होगा कि असल में राहत कितनी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। बजट 2020-21 में टैक्स की क्या तस्वीर थी, आयकर स्लैब क्या थे, ये जानने के लिए सीधे रुख करते हमारी सहयोगी नेहा दुबे का। शुक्रिया घनश्याम। दरअसल यहाँ पर आम बजट क्योंकि सामने आने वाला है, पेश होने वाला है, तो बात कर व्यवस्था की भी होगी, क्योंकि आम आदमी को उम्मीद यही होती है कि उसे टैक्स में थोड़ी राहत कहीं ना कहीं अब सरकार की तरफ से मिलती हुई नजर आएगी। तो किस तरह का की कर व्यवस्था रही पिछले बजट में, ये भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। 2020 से 21 में कर व्यवस्था कैसी थी, ये दरअसल आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। 2020 से 21 में 30,42,230 करोड़ रुपए के खर्च का प्रस्ताव था। दरअसल 2019 से 20 की अगर हम बात करें तो संशोधित अनुमान से 12.7% या अधिक था, यानी कि पहले के मुकाबले सरकार ने पिछले साल बढ़ाया था। इसी के साथ आपको बता दें कि 2020 से 21 में 10% की नॉर्मल जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान था, तो वहीं बताया भी जाता है कि 2019 से 20 में यह अनुमान अब 12% था, यानी कि पहले से बड़ा। राजस्व घाटा जीडीपी की अगर हम बात करते हैं तो राजस्व घाटा जीडीपी के 2.7% पर लक्षित किया गया था और 2019 से 20 के 2.4% के संशोधित अनुमान से ये अधिक था। इसी के साथ राजकोषीय घाटा की बात करें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.5% पर लक्षित था, तो वहीं ये 2019 से 20 के 3.8% के संशोधित अनुमान से कम था। बात अगर करें कंपनियों की, तो कंपनियों को अपने शेयर होल्डर के लाभांश पर 15%, जी हाँ 15% टैक्स देना होता है और साथ ही साथ बजट में इसे हटा दिया गया। लाभांश आय को प्राप्तकर्ताओं के जरिए टैक्स चुकाया जाएगा, यानी कि लाभांश आय पर प्राप्तकर्ताओं के जरिए ही ये टैक्स चुकाया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि ई कॉमर्स, क्योंकि आजकल बहुत पॉपुलर है, ई कॉमर्स लेन देन पर 1% टीडीएस वसूलने का प्रावधान किया गया। ये हम 2020 से 21 की बात कर रहे हैं और ऐसे में होम लोन के ब्याज पर 1,50,000 रुपए की अतिरिक्त टैक्स की कटौती की गई थी। ये 2020 से 21 की बात है और ऐसे में आपको बता दें कि स्टार्टअप जो सभी की निगाहें रहती है स्टार्टअप पर, स्टार्टअप के लिए टैक्स में भी बदलाव किया गया था। किस तरह का बदलाव, ये भी आपको बताते हैं। 1 अप्रैल 2016 और 31 मार्च 2021 के बीच निगमित किया गया था स्टार्टअप, और साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर उनका टर्नओवर 25 करोड़ से अधिक का नहीं है तो 7 साल में लगातार 3 साल के लाभ पर पूर्ण कर छूट मिलेगी, यानी कि कर की ये जो छूट है वो मिलेगी। ये बहुत बड़ा फैसला अभी सरकार की तरफ से पिछली बार लिया गया था। इस समयावधि को 7 से 10 साल कर दिया गया और ऐसे में टर्नओवर की सीमा भी 25 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए की गई थी। आपको बता दें कि दरअसल सिगरेट, च्युइंग
टोबैको और साथ ही साथ टोबैको के एक्सट्रैक्ट पर सेंट्रल एक्साइज जो ड्यूटी होती है वो भी बढ़ी थी, जो कि अक्सर हम देखते हैं कि आम बजट में देखने के लिए मिलता ही है। च्युइंग टोबैको पर ड्यूटी की दर प्रति किलो पर 10% से बढ़ाकर 25% कर दी गई थी, यानी कि तकरीबन 15% का इजाफा किया गया था। कुछ मेडिकल उपकरणों की अगर हम बात करें तो मेडिकल उपकरणों पर हेल्थ सेस वसूलने का प्रावधान किया गया। इसी के साथ इसमें भारत में आयात होने वाली एक्सरे मशीन भी इसके अंदर शामिल रही थी। जहां तो आम आदमी को सबसे महत्वपूर्ण आम आदमी के लिए आम बजट में होता है कि टैक्स स्लैब कैसा रहा और क्या उसमें छूट दी गई या फिर नहीं दी गई, क्या उस छूट को बढ़ाया गया या फिर नहीं बढ़ाया गया। लेकिन पहले यानी कि 2020 से 21 में आम बजट में आम आदमी के लिए क्या कुछ खास था, ये आपको आंकड़ों के जरिए हम बताते हैं। दरअसल अगर आपकी आय 0 से 2.5 लाख तक है तो आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना होगा। वहीं अगर आपकी आय 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो 5% आपको टैक्स जो है वो सरकार को पे करना होगा। वहीं 5 लाख से 7.5 लाख तक अगर आपकी आय है तो 10% आपको टैक्स सरकार को देना होगा। वहीं अगर 7.5 लाख से 10 लाख तक की आपकी आय है तो 15% आपको टैक्स देना होगा। वहीं आपको बता दें कि 10 लाख से अगर 12.5 लाख के बीच आपकी आय है, इस स्लैब में अगर आप आते हैं तो आपको 20% शुल्क चुकाना होगा सरकार को। तो वहीं अगर आपकी आय 12.5 लाख से 15 लाख के बीच में है तो आपको 25% टैक्स सरकार को देना होगा। अगर आप इस स्लैब से भी ऊपर आते हैं यानी कि आपकी आय अगर 15 लाख से अधिक है तो आपको 30% जो टैक्स है वो सरकार को पे करना होगा। आय पर टैक्स का ये दरअसल जो आंकड़ा है हमने आपको समझाया कि आखिर किस तरह से 2020 से 21 का जो टैक्स स्लैब है वो सभी के सामने आया था और ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है। देखिए आम आदमी को यही उम्मीद होती है हर बजट में कि टैक्स स्लैब में थोड़ी सी राहत यहाँ पर सरकार की तरफ से आम आदमी को दी जाएगी। अब वाकई सभी की निगाहें हैं आम बजट पर। देखने वाली बात होगी कि क्या इस टैक्स स्लैब में कुछ और राहत आम आदमी को मिल पाती है या फिर नहीं। ओवर टू यू घनश्याम। बजट में टैक्स को लेकर क्या कुछ कहना है विशेषज्ञों का, सुनते हैं। कोविड के 10 महीने में उद्योग जगत को काफ़ी नुकसान हुआ है और इस 10 महीने में बैंकों का इतना दबाव आया है कि इंडस्ट्रीज जो है बहुत त्राही कर चुकी है। ऐसे समय में सरकार से अनुरोध है कि बजट के अंतर्गत किसी तरह की भी कोई जीएसटी नहीं बढ़ाई जाए, क्योंकि आज जीएसटी के इतने ऊंचे रेट है। सुनने में आया है कि सेस लगाने वाली है, तो ये उम्मीद है कि बजट में किसी तरह का कोई कोविड सेस नहीं लगेगा। आज मैं केंद्र सरकार से ये आशा रखता हूँ इनकम टैक्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से उद्योग को बढ़ावा मिले और उसको छूट दिए जिनके कारण उद्योग को बढ़ावा मिले, नया रोजगार निर्माण हुए, वैसा कुछ नया सेक्शन वगैरह उन्होंने उसमें ऐड करना चाहिए। इसी बजट में टूरिज्म इंडस्ट्री से की तरफ से गवर्नमेंट के कुछ हम एक्सपेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, जिसके तहत जो डोमेस्टिक टूरिज्म पे हम 5% जीएसटी जो चार्ज हो रहा है उसको गवर्नमेंट वे ऑफ करे। साथ ही में जो टीसीएस है, टैक्स कलेक्शन फॉर सोर्स, जो इंटरनेशनल टूर्स पे लगता है 5%, वो उन्होंने कैंसिल करना चाहिए। कोविड-19 की वजह से टूरिज्म डिपार्टमेंट को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, खासकर होटल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह इस पे। अब उनको ऊपर आने के लिए इस बजट में हम चाहते हैं कि कम से कम गवर्नमेंट उन पर जैसा जीएसटी हटा दे, कुछ इंसेंटिव्स दे। उसी तरह जैसा बैंकिंग सेक्टर है उसका भी एनपीए काफ़ी बढ़ने की उम्मीद है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजन रखना चाहिए। और आने वाले बजट से आम लोगों को क्या उम्मीदें हैं ये भी आपको सुनाते हैं। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि भैया टैक्स स्लैब जैसे कि अभी 5 लाख के आसपास समथिंग कुछ है, उसे 10 लाख कर दिया जाए और टैक्सेस जो लिए जा रहे हैं, जीएसटी का जो प्रोसीजर है उसको और थोड़ा सरल कर दिया जाए। और बाकी आपका बजट से देखिए बड़े बिजनेस से लेकर के छोटे एमएसएमई वाले जितने भी छोटे माइक्रो फाइनेंस वाले थे बिजनेस हैं उस पर थोड़ा रियायत की जाए भैया। सरकार से हमें यही सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि हमारा सबसे पहले अगर उनको ध्यान में रखना चाहिए तो स्टूडेंट के लिए खास कर रखना चाहिए कि हम जो स्टूडेंट अगर बढ़ेगा आगे तभी उसके लिए स्पेशल बजट उनको लाना चाहिए। हमें बजट पे जो है सबसे पहले उनको रोजगार पे देखना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन होने से बहुत ज़्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। उनकी स्थिति देखने के लिए सरकार को इस पे सबसे पहले फोकस इस पे करना चाहिए कि रोजगार जो है जो छीना गया है या छूट गया है या उससे प्रॉब्लम आ रही है जनता को या फिर एम्प्लॉय को, उसको जो है रिकवरी किया जाए।
इस बजट में कुछ राहत सरकार दे तो बेहतर है, क्योंकि जो है हम लोगों के बिजनेस एकदम ठप पड़े हैं, काम बिल्कुल नहीं है, किसी भी तरह का व्यापार में बहुत ही लॉस से जा रहा है। और मैं उम्मीद यही करता हूं कि सरकार आने वाले बजट में व्यापारियों पे, जो खासकर छोटे व्यापारियों पे ज़्यादा ध्यान दे। तो ढेर सारी उम्मीदें आम लोगों को भी हैं इस बजट से, लेकिन टैक्सेशन में क्या कुछ उम्मीदें की जा रही हैं और क्या हो सकता है समझने की कोशिश है। देवदत्त जी, जरा ये समझाइए कि असल में टैक्स के इस दायरे में हम कितना फैलाव देख सकते हैं, वो कितना बढ़ सकता है, क्या उम्मीदें हम टैक्स को लगाएं, टैक्स की स्लैब्स को लेकर लगा सकते हैं, क्योंकि आम आदमी सबसे पहले नजर यही रखता है। मैं समझता हूं कि यदि इसका दायरा बढ़ाया जाए तो टैक्स में कलेक्शन में कमी नहीं होगी। आवश्यकता इस बात की है कि स्लैब्स, जब इतने सारे स्लैब्स बनाए हुए हैं और बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, इसमें उचित होगा कि 5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं होना चाहिए और 5 से 15 लाख रुपए तक 10% का कर लें और 15 से 30 लाख रुपए तक जो 20% कर दें और 30 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक 25% कर दें। इस तरह के कुछ स्लैब्स डिफाइन होने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टैक्स के दायरे में आ सकें। अब तो स्थिति ये है कि आईटी का इस्तेमाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा पूरी तरह से किया जा रहा है और हर एक ट्रांजैक्शन प्रत्येक व्यक्ति का आईटी की इनकम टैक्स के नॉलेज में है। तो इसलिए उचित होगा कि बैंक के ट्रांजैक्शन को लिंक करते हुए कुछ टैक्सेशन की व्यवस्था की जाए ताकि ये जो टैक्स स्लैब के जो सिस्टम है इसमें आमूलचूल परिवर्तन कुछ हो जाए। जी ठीक है। राकेश जी, एटीसीसी के तहत अभी 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है सर, इसमें कितना इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है, इस छूट को कितना और बढ़ाया जा सकता है, कितना फिजिबल होगा सर? देखिए, इसको हमारी सेविंग की पहले से भी आते हैं इस देश में, ये कल्चर है हमारी, और इस एटीसी में कम से कम इसको 2.5 लाख रुपए की लिमिट कर दी जानी चाहिए ताकि लोगों को फ्यूचर सेविंग मिले, क्योंकि यहाँ सोशल सिक्योरिटी नहीं है। इसलिए आदमी सोचता है कि भाई एक हमारी एक सोशल सिक्योरिटी बनी रहे। मेडिकल में भी मैं चाहूँगा कि कुछ लिमिट बढ़े ताकि लोग सीनियर सिटीजन्स के को बेनिफिट मिले, उनको जो बैंक इंटरेस्ट, क्योंकि वो जनरली बैंक इंटरेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, उसमें पैसा बैंक में जमा करते हैं, तो उनके जो बैंक के एफडीआर का इंटरेस्ट है उसकी लिमिट भी 50,000 रुपये उन्होंने दे रखी है अभी एटीटीटीबी में, और उसको बढ़ा के कम से कम 2 लाख या 2.5 लाख रुपए कर देनी चाहिए ताकि दे फील रिलीफ। अभी आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसलिए उनकी इनकम कम होती जा रही है क्योंकि बैंक के इंटरेस्ट रेट कम होते जा रहे हैं। तो इसलिए बेटर है कि उनके जो रेट ऑफ टैक्स है वो कम हों, उन्हें डिडक्शंस मिल जाएं तो दे विल फील रिलीफ और बेटर उनके पास एक डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगी। क्योंकि देखिए, इकोनॉमिक्स के हिसाब से 4 ही चीज़ हैं, लैंड, कैपिटल, लेबर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आपके पास कैपिटल नहीं होगी, हमारे यहाँ पास लेबर है, लैंड है, मगर कैपिटल नहीं है, इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप नहीं हो पाती। तो मधुकर जी से पूछते हैं, मधुकर जी आपके क्या राय है, क्या होना चाहिए टैक्स के बारे में? बिकॉज सबकी उम्मीदें टैक्स से रहती है कि स्लैब चेंज हो, रियायत ज़्यादा मिले। इन्वेस्टमेंट को अगर बढ़ावा देना है तो जाहिर है कि पूंजी निवेश बढ़ना चाहिए, और अगर हम स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना टैक्स मैं उसी पे आ रहा हूँ। टैक्स स्लैब्स में ऐसा है, इनकम टैक्स स्लैब्स हैं। अब आप देखिए, 70 साल हो गए आज़ादी को, हर ये छुटपुट चेंजेस से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब इतना बड़ा देश है तो दिल बड़ा रखना पड़ेगा। अब आप देखिए, चाणक्य ने बहुत 1500 साल पहले ये कहा था कि राज को 16% एक 1/6 से ज़्यादा टैक्स नहीं लेना चाहिए जो इंडिविजुअल्स हैं। बट सर, इसमें यहाँ प्रॉब्लम है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ सालों पहले कहा था कि 130 करोड़ के देश में सिर्फ 15 या 18 लाख लोग टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स। तो इसको एडजस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए सरकार और कम करना चाहिए। मैं यही इसी पे आ रहा हूँ, नहीं, टैक्स बेस को वाइडन करने के लिए। हर फाइनेंस मिनिस्टर को हमारे जैसे अधिकारी जो बैठे हैं वहाँ पे, वो ये कहेंगे कि साहब और लोग नेट में आ गए, आपको टैक्स से मतलब है या नेट से मतलब है? अब मैं बताता हूँ, जो कंप्लायंस इश्यूज हैं, आप इंश्योर करिए यूएस की तरह कि भाई जो टैक्स नहीं दे रहा उसको हम फोर्स करें कि टैक्स दे, मतलब हालात ऐसे बना दें। बट सर, पहले तो मुझे आइडेंटिफाई करना है। मुझे अपनी बात फिनिश करने दीजिए। देखिए, जैसे कहा जाता है, यू मेक एन ऑफर विच द अदर पर्सन कांट रिफ्यूज। आप टैक्स रेट इतना हाई रखेंगे तो जाहिर है कि लोग उसकी चोरी करेंगे, और चोरी करने में भी
हमारा जो सिस्टम है वही उनको हेल्प करता है। तो सिस्टम को सुधारें, उसके साथ साथ जो टैक्स को रेशनलाइज करने की बात है। अब आप देखिए 20% अगर हम टैक्स लेते हैं, हाईएस्ट स्लैब मान लीजिए हम 20% कर देते हैं, कितने पूंजीपति हैं, कितने उद्योगपति हैं जो ये 20% नहीं देंगे। सब लोग अपने प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करना चाहते हैं। मतलब वॉलंटरी टैक्स वो जो देंगे, अनाउंसमेंट करने के लिए जो विंडोज भी की थी, ऑफर किए थे, उदाहरण 2-3 बार किए थे, बट उसमें ज्यादा उनको आया नहीं। मैं उदाहरण देता हूँ, 391 में मैं पहली बार विदेश गया, 320% कस्टम्स ड्यूटी होती थी, उसके बाद 100% हुई, उसके बाद 0% हो गई। अब विदेश से कोई सामान लेके ही नहीं आता है। बात यह है कि हम जब तक व्यवहारिक नहीं करेंगे और इंक्रीमेंटल नहीं, जैसे हर बजट में छोटे मोटे चेंजेस हो जाते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। अगर हम कहते हैं कि 20% के ऊपर, अब कॉर्पोरेट टैक्स 25% है, इंडिविजुअल्स का 30% क्यों है? अच्छा, डिविडेंड पे टैक्स देने का कोई मतलब ही नहीं है, डबल टैक्सेशन है। दूसरा, आप डिस्करेज कर रहे हैं इंडिविजुअल्स को स्टॉक्स में लगाने के लिए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो विरोधाभासी हैं। आप एक जेब में डाल रहे हैं, दूसरी जेब से निकाल रहे हैं। तो जो क्लैरिटी है वो क्लैरिटी होनी चाहिए। अब जीएसटी है, डबल टैक्सेशन 50 से 60% टैक्सेशन हो जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेकर। जीएसटी भी दे रहे हैं साथ। अब जैसे तो मेडिकल का बताया, जी आप कंप्लीट करें फिर। मेडिकल का जैसे बताया, कोरोना काल में 25,000 क्या होते हैं? कुछ भी नहीं होते हैं। अगर हम लोगों की सेहत इंप्रूव करना चाहते हैं तो जाहिर है कि हमें थोड़ा व्यवहारिक होना पड़ेगा। और ये जो छोटा इंक्रीमेंटल चेंजेस से काम नहीं चलेगा, इसमें पैराडाइम शिफ्ट चाहिए, सारी सोच बदलनी चाहिए। जी अश्विनी जी, आपके पास आऊँगा। आप जैसे मधुकर जी ने बताया कि टैक्स सिस्टम को सॉफ्टन करना चाहिए ताकि लोग एनकरेज हो जाए टैक्स देने के लिए और मे बी एम्बिट में भी आ जाए। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, टैक्स का जो स्लैब है इस प्रकार का चाहिए कि मैक्सिमम लोग उसको स्वेच्छा से टैक्स दें। मतलब जितनी मर्जी कमाई करो, लेकिन इतना % टैक्स देना है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग टैक्स स्लैब में आ सकते हैं। दूसरा, ये जो 2 ऑप्शन रखी गई हैं कि अगर एक ऑप्शन में आपके पास जो स्लैब है उसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको एटीसी और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट का जो सिस्टम है वो साथ में रखना ही चाहिए, क्योंकि जब तक इन्वेस्टमेंट के लिए इंकरेजमेंट नहीं होगी, लोग इस देश में जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। क्या इसको अश्विनी जी, अगर मैं एक सुझाव दूं, क्या इसको ऐसा न करे कि जो भी इन्वेस्टमेंट एक इनकम टैक्स पेयर करे उस पर रिबेट हो, किसी तरह भी जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे दे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट को इंकरेजमेंट भी मिलनी चाहिए, टैक्स स्लैब कम होना चाहिए, ताकि ज्यादा से लोग जितना भी आप कमाई करो उसमें आपको उसको टैक्स देने में लगे नहीं कि मैं टैक्स दे रहा हूँ। यानी, और दूसरा, जो कारपोरेट को हम छूट दे रहे हैं, कारपोरेट को छूट तो मिल रही है, लेकिन क्या कारपोरेट बाकी नीचे उस छूट का लाभ अपने एम्प्लॉइज को या बाकी इंडस्ट्री को या अपने कस्टमर को वो आगे पास कर रहा है? वो भी देखने की जरूरत है। वो तो अपना जो भी उसको छूट मिली अपनी जेब में डाल रहा, लेकिन ना वो अपने एम्प्लॉय को दे रहा है और ना वो नीचे कस्टमर के पास कर रहा, तो वो भी देखने की जरूरत है। ठीक है, इन लार्ज इस तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। विनोद जुनेजा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीएमडी बैंक ऑफ राजस्थान। विनोद जी, सरकार के सामने कितनी बड़ी चुनौती आपको दिखाई देती है? ज्यादा फंड भी जुटाने हैं, लोगों को राहत भी देनी है, सर बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? मिडिल पाथ क्या होगा सर? देखिए, जहां तक अभी मिस्टर मधुकर गुप्ता ने कहा, गवर्नमेंट हैज टू टेक ए पैराडाइम शिफ्ट। इसके मेन क्वेश्चन मेरी जो आने वाले बजट और आने वाले इशू में ये होगी, एज फार एज बैंकिंग तक जहां तक कंसर्न है, बैंकों के अंदर एक तो जो टीडीएस काटते हैं हम फॉर सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर का, टीडीएस एक बंद होना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत ही लोगों में रिसेंटमेंट है, बहुत ही लोगों को अजीब सा लगता है कि वाई देयर टीडीएस बीइंग कटन ऑन माई स्मॉल इंटरेस्ट डिविडेंड आई एम गेटिंग फ्रॉम द थिंग। अदर थिंग, जो बैंकों के अंदर एक शेकिंग हो गई इंडिया के अंदर। आज आप देखिए, हर एक आदमी को डरा मेरा पैसा बैंक में सेफ है। जब तक गवर्नमेंट बैंक के अंदर फर्दर इस बजट के अंदर इक्विटी नहीं करेगी, आज 8.33 से 9% जो बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 की नॉर्म्स हैं, आज हमारे इंस्पाइट ऑफ द स्टेट बैंक के अंदर सारे बैंक मर्ज हो गए। स्टेट बैंक को बीकानेर, जयपुर, हैदराबाद और बाकी सारे ये 5-6 बैंक बना लिए। इन सब करने के बाद भी इंडिया का कोई ऐसा बैंक नहीं है जो वर्ल्ड के 50 बैंकों में बड़ा हो।
तो गवर्नमेंट की ये एक्सरसाइज बैंकिंग डिवीजन की, फाइनेंस मिनिस्ट्री की, आरबीआई की, कि इंडिया में एक बड़ा बैंक को बना नहीं पाए। दूसरा, आप ये एक और सोचिए कि जो बैंकों के अंदर आज फॉर एग्जांपल एक बैंक को मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसकी जो इक्विटी और जो कैपिटल मार्केट और मार्केट कैप था वो बिफोर मर्जर हैज बिकम नाउ, अदरवाइज मर्जर के बाद जो कैपिटल बैंक का जो इक्विटी बेस है, कैपिटल बेस है, उसका बहुत बड़ा हो जाना चाहिए। होल सिस्टम हैज बीन गिवन। तो मेरी यही तो जुनेजा जी, क्या आपको क्या लगता है, जैसे अभी चर्चा चल रही है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स होने का है, तो आपको लगता है कि इस बजट में कुछ ऐसी अनाउंसमेंट होगी? सर, मैं तो उसमें बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करना हमारे हित में है, कस्टमर के हित में है, क्योंकि आप देखिए दुनिया के अंदर एक्सेप्ट इंडिया एंड सम ऑफ द कंट्रीज दे आर नोवेयर इन द वर्ल्ड बैंक्स आर नेशनलाइज। 1969 में जब इंदिरा गांधी ने बैंकों को नेशनलाइज किया था 19 जुलाई 1969 को, विद आइडिया कि आरआरबी रीजनल रूरल डेवलपमेंट बन जाएंगे, ग्रामीण बैंक बन जाएंगे। बट सर जुनेजा जी, आई थिंक रूरल डेवलपमेंट बैंक जो थे बहुत बढ़िया, दे वर वेरी सक्सेसफुल, बिकॉज हमारे जो स्ट्रक्चर है वी कैन नॉट कंपेयर आवर स्ट्रक्चर विद फॉरेन कंट्रीज, पर्टिकुलरली वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। वहाँ एक अलग सिस्टम है एंड वी हैव अ लार्ज इलिटरेट पॉपुलेशन, सो वी कैन नॉट, वी हैव टू हैव दोज सोशल सेक्टर बैंक्स आल्सो। नहीं, देखिए सर, एक तो आपने आरआरबी की बात की, आज इंडिया के अंदर कोई ऐसा बैंक नहीं है हमारे भारतवर्ष के अंदर जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस करे। आज बैंक वाले 2 साल 3 साल का फिक्स डिपॉजिट लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे रेलवे हो, रोड हो, ब्रिजेस हो, हाईवेज हो, लोग पोर्ट प्रोजेक्ट हो, उनके लिए कम से कम 25 से 20 साल तक का टाइम चाहिए। तो देयर इज ऑलवेज ए बिग, आज से बहुत साल पहले हमारे पास आईडीबीआई को बैंक बन गया, यूनिवर्सल बैंकिंग टू मेक इंडिया। ICICI was limited was there, IDBI was there, मैं जो कह रहा हूँ, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो बैंकिंग, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को जो फाइनेंस करना है उसके लिए बड़े बैंक तो ठीक है, उसमें बड़े बड़े गवर्नमेंट ओन, स्टेट ओन बैंक ठीक है, बट फॉर जो हमारे बहुत सारी पॉपुलेशन इलिटरेट है या गरीब है, जो छोटे छोटे तबके हैं स्प्रेड ओवर द अक्रॉस द कंट्री, उनके लिए एक अलग सिस्टम होना चाहिए, बैंकिंग का नहीं होना चाहिए। बिकॉज वो फिर वो जाते हैं वो साहूकार के पास, वहां से बैंक वो लोन उठाते हैं, ऑल दोस थिंग्स। साहूकार का वो तो इंडिया में सिस्टम ऐसा रहेगा आने वाले 10-15 साल में, यू कांट हेल्प इट। पिछले 70 साल में हमने साहूकार को नहीं हटा पाए और 69 से 50 साल क्योंकि सर क्योंकि अल्टरनेटिव नहीं है ना उनके पास। नहीं, एक मिनट जरा मुझे 1 मिनट कहने दीजिए। साहूकार तो इंडिया में हमने 50 साल से बैंकिंग सिस्टम में देख लिया, आज भी गैंग का किसान या गरीब आदमी जो भी है वो जाना ही पड़ता है। नंबर 2 इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, इंडिया के अंदर आपने थोड़ा उसके अंदर ये कि डेवलपमेंटल बैंक होना चाहिए। जब तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का नहीं डेवलप कर पाएगा, चाहे हमारे कोई बैंक हो, स्टेट बैंक हो, कोई बैंक हो, दे आर नॉट कैपेबल टू फाइनेंस ए लॉन्ग टर्म फाइनेंस अप टू 20 to 25। इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है, पावर प्रोजेक्ट है, हाइड्रो पावर, उनके अंदर गेस्टेशन पीरियड ही 10 साल का है, और हमारे एवरेज फिक्स डिपॉजिट इन द बैंक फॉर 2 to 3 years CRR, SLR, जो बैंकों का जो मैच है केयर का, उससे कर ही नहीं पाता। माई रिक्वेस्ट इज एंड माई थिंकिंग इज, इस बजट के अंदर वी मस्ट अलाउ सम स्पेशलाइज्ड बैंक विच विल ओनली फाइनेंस, एज यू सेड, मोस्टली आरआरबी का रोल, आई डू एग्री, बट मोर रीजनल रूरल बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट। गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं, गुप्ता कुछ ऐड कर रहे हैं, प्लीज सर ऐड करिए। अगर बैंक्स जो हैं प्राइवेटाइज किए जाते हैं तो इससे खतरनाक स्टेप भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कोई नहीं होएगा। स्पेशली गरीब आदमी के परिवेश में 30% लोग आज भी गरीब हैं, जैसे आपने कहा, और जो अनुभव साउथ अमेरिका में हुआ है, यूरोप में हुआ है या एशियन कंट्रीज में हुआ है, वो अच्छा नहीं हुआ है। सन 2000 में जब मैं यूएन में कार्यरत था, उस वक्त यूएन और वर्ल्ड बैंक ये कहता था कि सबको प्राइवेटाइज कर दो। आज वर्ल्ड बैंक और यूएन रिकॉग्नाइज करता है कि पब्लिक सेक्टर की भी कंट्रीब्यूशन है, उनके अलग से वर्टिकल्स हैं जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव। आप कंपटीशन जनरेट करिए ना, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में कंपटीशन बढ़ाइए। आप जितने प्राइवेट बैंक्स और आना चाहते हैं आने दीजिए ना। आई थिंक वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स तो रहेंगे, बट प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करने के लिए ठीक है, मे बी बिकॉज दैट विल कैटर टू अ सेपरेट सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। व्हाट मिस्टर मधुकर गुप्ता इज टेलिंग, वी आर नॉट टेलिंग दैट यू अबॉलिश द प्राइवेट सेक्टर। आई डोंट थिंक वो होगा कभी। और द पब्लिक सेक्टर बैंक, idea is कि we must have more good private sector bank, we must have some strong private sector bank,
आज बैंकों के अंदर जो हमारी पब्लिक पुलिस का चल रहा है, आज देखिए दुनिया के अंदर हमारे गवर्नमेंट बैंक हैं तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। अदरवाइज एज एक्स बैंकर आई कैन टेल यू, हमारी बैंकों की बैलेंस शीट देख के जो जितने हाल है, जितने हमारे एलसी हैं, पीपल आर नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट दी एलसी। दे आर टेलिंग दुनिया के अंदर इसके अंदर सो मच लॉस इन द बैंक, हाउ वी कैन एक्सेप्ट देयर एलसी, हाउ वी कैन एक्सेप्ट देयर गारंटीज, हाउ वी एक्सेप्ट देयर काउंटर गारंटी। राइट। बट स्टिल क्योंकि बैंकों को अब स्ट्रांग बनना पड़ेगा, हमें गवर्नमेंट से हटना पड़ेगा। समय की थोड़ी कमी है तो बैंकों को स्ट्रांग बनना होगा और आगे आने होगा। कई और सेक्टर में बात करने की जरूरत है। शुक्रिया सर, माफी के साथ रोक रहा हूं, समय इतना ही है। आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए बहुत शुक्रिया। और आज के इस खास एपिसोड में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए सेक्टर के साथ, एक नए विषय के साथ, और बात होगी आपकी ही बजट की। बजट से क्या उम्मीद है और सेक्टर्स में है वो कल आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।